नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है उमा भारती जी की। आपका परिचय देने की जरूरत नहीं है। वैसे किस चीज की मंत्री है आजकल? मेरा क्यों समझ नहीं आ रहा किस चीज की मंत्री है आप? मैं तो गंगा जी की सेवक हूँ। गंगा जी की सेवक तो प्रधानमंत्री भी है हमारे। गंगा माँ ने बुलाया तो वहां पहुंच गए हो। तो मंत्रालय का नाम क्या है? क्यों अजीब सा है आपका काम? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया कि उन्होंने गंगा के नाम पर मंत्रालय बनाया। मैं 3-4 साल से गंगा के अभियान में थी। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आई तो उस अभियान को और बल मिला, और जब भी मैंने राष्ट्रीय परिषद में या राष्ट्रीय कार्य समिति में गंगा का मसला उठाया तो मोदी जी ने एक हाथ की जगह पर दोनों हाथ उठाए, अपना समर्थन किया और उस वचन को उन्होंने पूरा किया। जब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी कहा कि हम गंगा के बारे में एक विशेष योजना बनाएंगे, लेकिन मोदी जी ने तो उसके मंत्रालय की घोषणा करके अपने आप में मेरे को लगता है कि दुनिया में एक नया कदम उठाया है। नाम तो जल संसाधन, गंगा और एक और साथ में ना नदियों, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। गंगा के मामले में जो आप मंत्रालय बनाया, जब आप गंगा के लिए आपने शुरू किया तब भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं थी, आपने तब से काम शुरू किया ये, तो आपको लगा था कि आप गंगा मंत्रालय में मिल जाएगा आपको? मैंने ऐसी कोई मनोकामना से गंगा का अभियान शुरू नहीं किया था, क्योंकि आपका चैनल में आपका ये जो टॉक शो है इसमें उतना समय दिया नहीं जा सकता है कि मैं बता सकूं कि कई चीजें जैसे कोई एक डिजाइन सी बनती है, कोई अदृश्य शक्ति बनाती है। मैं तो 3 साल पहले स्वाभाविक गंगा से इन्वॉल्व हो गई। भाजपा में आने से पहले भाजपा में मुझे जब निमंत्रण मिला तब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे और राजनाथ जी गंगा देख रहे थे उस समय पर। तो राजनाथ जी और नितिन जी जब बैठे थे और फैसला हो रहा था कि मुझे भाजपा में लेना चाहते हैं वो, तो मैंने यही अड़चन व्यक्त की कि मैं गंगा के काम में लगी हूँ, उससे कोई मुझे दिक्कत तो नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा, राजनाथ जी ने तुरंत कहा कि मैं अभी तक गंगा सेल में देख रहा था, आप उमा भारती जी को दे दो। बीजेपी का एक सेल था, गंगा सेल बनाया हुआ था। जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने तो इंदौर में जो राष्ट्रीय परिषद हुई थी उसमें नितिन गडकरी जी ने पहली बार कहा कि देश में जल को बचाना चाहिए और गंगा का एक अलग अस्तित्व अविरल और निर्मल होना चाहिए। संयोग देखिए कि मैं भी गंगा अभियान कर रही थी और बीजेपी में घोषणा हो गई, तो राजनाथ जी उसके प्रभारी थे और बहुत अच्छे ढंग से उसको देख रहे थे। राजनाथ जी ने जब सुना कि मैं कह रही हूँ कि मैं गंगा को छोड़ नहीं सकती, गंगा से अलग नहीं हो सकती, तो मुझे नहीं पता था कि बीजेपी में गंगा सेल है। तो राजनाथ जी ने कहा कि मेरी तरफ से ये जो मेरे पास जो काम है उमा भारती जी को दे दीजिए। ये मंत्रालय आपने खुद मांगा या मोदी जी ने अपने आप दे दिया आपको? मैं तो गंगा के काम में लगी हुई थी ना, पहले से लगी हुई थी। और जब ये फैसला हुआ तो मैंने तो नोटिफिकेशन में उसमें मंत्रालय आपने खुद मांगा या मोदी जी ने अपने आप दे दिया आपको? मैं तो गंगा के काम में लगी हुई थी ना, पहले से लगी हुई थी। और जब ये फैसला हुआ तो मैंने तो नोटिफिकेशन में उसमें मोबाइल पे पढ़ा कि गंगा के मंत्रालय का नोटिफिकेशन हुआ है। आपको कितने दिनों में तैयार हो जाएगा खाका आपका? कि बहुत मुश्किल काम है ये तो? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। गंगा को साफ करना आसान है आपको लगता है? मुझे बिल्कुल लगता है। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि गंगा हमने गंदी की है, गंगा खुद गंदी नहीं है ना। हम गंदा करना बंद कर देंगे, वो गंदी राजनीति आएगी ना उसके अंदर कहीं हर किस्म की कि गंगा किनारे अनुसार कॉलोनी बनी हुई है, ऐसा विषय गंगा के ऊपर। हाँ, वो आपको बताऊं मैं, वो बड़ी एक आश्चर्यजनक बात है कि गंगा एक ऐसा विषय है जिसमें जब हमने पार्लियामेंट में गंगा जल भिजवाया तो सभी दलों के सांसदों ने उसको बहुत सम्मान से लिया। जब हमने अपना मूवमेंट शुरू किया था तो बीच में एक समय ऐसा आ गया था जब हमने ये तय किया कि हम सभी राजनीतिक दलों की सहमति लेंगे इसके लिए, और उस समय पे जिनने भी गंगा जल हाथ में लिया, चाहे वो किसी समुदाय के हों, किसी जाति वर्ग के हों, कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल के हों, सबने उसका बहुत सम्मान किया। तो इसलिए, और जो ट्रेनरीज और जो स्लॉटर हाउसेस की बात है, इसके अलावा इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज की बहुत है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी गंदगी जा रही है, कॉलोनीज बनी हुई है, और मानव निर्मित गंदगी भी जारी है, और जो तीर्थाटन करने के लिए लोग जाते हैं उनकी भी गंदगी जारी है। तो गंगा गंदी नहीं है, हम गंदे हैं, हमने गंदगी की है। इसकी पॉलिटिकल विल चाहिए ना। आप वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगी, आप निकालेंगे लोगों से गंगा बेट से अनुसार कॉलोनी बंद करेंगे, वहां से उखाड़नी पड़ेंगी आपको। उस गंगा के ऊपर जितनी लंबाई करें उसको परेशानी तो आएगी आपको। अभी क्या है कि जिस समय पे मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं तो दूसरी वजह से बात कर रही हूँ। मैं आपके इस चैनल में इस बातचीत का लाभ ये उठाऊंगी कि मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस बात के लिए तैयार रहिए कि गंगा एक मॉन्यूमेंट नहीं है, एक बहता हुआ प्रवाह है। तो जो बहता हुआ प्रवाह होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको रोकना नहीं है। नहीं, तो उसको मेंटेन करने के लिए आगे फिर हमेशा जन सहयोग लगेगा, क्योंकि गंगा राइन नदी नहीं है। जैसे राइन एक बार साफ हो गई और कुछ साफ हुई, हाँ थेम्स हुई, लेकिन उससे राइन उससे थोड़ी बड़ी है ना, तो वहां पर डूज एंड डोंट्स तय हो गए।
क्योंकि उसमें लोग स्नान नहीं करते हैं। इसके तो मेले किनारे पे लगते हैं, पर्वों के स्नान होते हैं, कुंभ मेले लगते हैं, हरिद्वार का लगता है, इलाहाबाद का लगता है, गंगा सागर का होता है। इसलिए आज से 50 साल पहले जैसी गंगा थी वो लाखों साल से वैसी थी, और लाखों साल से मेले लग रहे थे, लाखों साल से वहां किनारे पर शमशान घाट थे, लाखों साल से उसमें करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे थे। वो मेंटेन कैसे हो गई थी? क्योंकि उसमें जनता खुद कोशिश करती थी कि गंगा गंदी ना हो जाए। तो एक बात देखिए, सरकार की तरफ से पूरा प्रधानमंत्री जी ने तय किया है ना कि गंगा अविरल और निर्मल होनी चाहिए, उनके मन में है, ये तय है, उन्होंने स्पष्ट भी किया है। इसके बाद तो ये जो मैंने बात कही है ना गंगा के बारे में, जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, मैंने जो ये बात कही कि जो प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अपने भाषण में जो घोषणा की है कि हम विकास को जन आंदोलन बनाएंगे, उसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है वो गंगा खुद बनेगी। गंगा से जो विकास होगा वो जन सहयोग से ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पर कठोर कदम भी तो उठाने पड़ेंगे इसके लिए। मुझे कोई कदम कठोर नहीं लगेगा, लोगों को कोई कदम कठोर नहीं लगेगा। मुझे तो ऐसा लगा है कि लोग गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए हर तरह का अपने आप ही कारखाने बंद कर देंगे, अपने आप ही नहीं, रास्ते निकलेंगे, समाधान निकलेंगे। हम सचिवों का जो हमारा समूह है वो ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं, वो कमेटी नहीं है सचिवों की, एक समूह है, और हम लोग भी आपस में बैठते हैं। नितिन गडकरी जी एक प्रकार से इसमें हमारे नायक हैं इस मामले में, और हमारे साथ में श्रीपाद नायक जी हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, मैं हूँ। इसे हमारे 4 इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल, हम लोग का तो ग्रुप नहीं, हम तो आपस में कोऑर्डिनेशन किए हुए हैं कि एक, क्योंकि हमें कुछ पर्यावरण से बातें करनी है। इसके अलावा कुछ और भी मंत्रालय हैं जिनका हमको सहयोग लेना, हमको सबका सहयोग मिलेगा। और मैं आपको मैं अब बताऊं, सबसे कठिन बात जो मुझे, जब मैं आंदोलन कर रही थी तो उस समय सबसे कठिनाई खड़ी करने की चेष्टा जो हमारे अन्य विरोधी दलों के लोग किए थे वो ये थे कि जब मैं कानपुर पहुंची और मैंने कैंप किया कानपुर में 3 दिन, अभी इसी साल फरवरी के महीने में 11, 12, 13, 14 फरवरी को मैं कानपुर में थी। और मैं इसी के लिए कानपुर गई थी क्योंकि ट्रेनरीज और स्लॉटर हाउस का जो समाधान है, जिसकी पूरी गंदगी गंगा में गिरती है, उसका समाधान क्या हो। तो मैंने ट्रेनरीज और स्लॉटर हाउस के लोगों को ही बुलाया कि आप बताइए, ये नदी खत्म हो जाएगी तो बाद में आपका क्या होगा, आपकी इंडस्ट्रीज का। तो इस नदी को बचाने के हम जो उपाय निकाले उसमें आप हमारे साथ होंगे। तो बाहर मीडिया बहुत क्यूरियस होकर खड़ा था कि देखिए क्या होता है। और हुआ ये कि वो हमको कह के गए कि आप कदम उठाइए, हम साथ देंगे। हमने कहा हम बस इतना ध्यान रख लेंगे कि आप बेरोजगार ना हो, लेकिन हमको गंगा बचानी, इसमें आप हमारा सहयोग करिए। हम सहयोग करेंगे। गंगा सफाई के लिए कोई आपको बजट का अंदाजा है कि कितना पैसा लग जाएगा? अभी इन बातों को मैं ओपन नहीं कर सकती। गंगा में जिस तरह से हम बोल रहे हैं ऐसे ही होना, हमने तय कि हमको बोलना कम है और लगभग हमको नहीं बोलना, काम करना है। देखिए अभी तक 3 साल लोगों को ये नहीं पता लग पाया कि मैं अभी तक गंगा अभियान में क्या की, लेकिन गंगा अभियान में बहुत सारे निर्णय हो गए। तो आपको लगता है बिना सरकार में हुए भी सेंसिटिव मामला है, आपको लगता है बड़ा? नहीं, जैसे आपने अनाउंस करेंगे कुछ नहीं सेंसिटिव, इसमें कोई सेंसिटिव है ही नहीं, आप कुछ नहीं ढूंढिएगा इसमें सेंसिटिव। ये तो अद्भुत मामला है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, कुंभ हुआ प्रयाग में, ठीक है, कुंभ में साफ पानी जाना चाहिए, ये तय हुआ। किसी को इसका अनुमान भी नहीं होगा कि वो साफ पानी 40 साल में इतना साफ पानी पहली बार मिला वहां। ठीक बात है जी। उसमें जब तक कुंभ का मेला रहा, पहले स्नान से आखिरी स्नान तक, तब तक जितने सारे गंदगी डालने वाले नाले थे वो किस तरह से रोके गए। मैं किनारे किनारे पर रही हूँ उतनी पूरी ठंड में, लेकिन कभी अखबार में भी नहीं छपा, फिर खोल दिए गए, फिर अखबारों में भी नहीं छपा। वो उतने समय के लिए बंद किए गए। हाँ, तो फिर वो पानी उतने समय के लिए। ये मैं एक सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, ब्रेक लेता हूँ उसके बाद, कि ये गंदे नाले जो जा रहे हैं, जो आपने बंद किए कुछ दिन, ये टेम्पररी सुझाव थे? मैंने नहीं बंद किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे साथ कोऑर्डिनेशन। ये सरकार स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, पर वो गंदे नाले परमानेंट बंद कर नहीं सकते। गंगा सुधारने के लिए नाले बंद होंगे या बाकी? अब इसके लिए आपको एक बार मुझे दोबारा बुलाना पड़ेगा। अभी तो इस स्टेज पे तो कुछ नहीं बोलने वाली, आप कुछ नहीं निकाल पाओगे। पर आपके इसके अलावा भी रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है कि कैसे जोड़ना है बड़ी नदियों को, उसके बारे में क्या विचार है? मैं पूछूंगा। एक छोटी सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं उमा भारती से। पानी सबसे बड़ी समस्या है इस देश की इस वक्त, और इरिगेशन जैसे मानसून के ऊपर आप डिपेंड करती हैं, तो नदियां जोड़ने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट जब तक आपके साथ नहीं चलेंगी तो आप कर नहीं पाएंगी। आपने नदी जोड़ने की बात कही, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि जब भी नदी जोड़, आपको पता होगा अटल जी के समय पर नदी जोड़ने की घोषणा हुई, सुरेश प्रभु उस समिति के अध्यक्ष बने। और मैं आपको बताऊं, मैं मध्य प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री थी इस देश की जिसने मध्य प्रदेश में सुरेश प्रभु को समिति बनने के 10 दिन के अंदर बुला लिया कि हमारी जो उत्तर प्रदेश से ये जुड़ी हुई नदियां हैं, आप इनको पहले जोड़ने का हमको प्रपोजल दे दीजिए। नर्मदा, क्षिप्रा वगैरह को भी मैंने कहा मध्य प्रदेश की भी नदियां जोड़ने का तरीका बताइए और बाकी जोड़ने का भी बताइए।
उसके बाद उस पर रोक लग गई, 10 साल रोक लगी रही। रोक हटी तो पिछली सरकार ने उसको एक ही लाइन में रखा, नदी जोड़ो योजना, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं तैयार हुआ। मैं इतनी कहना चाहती हूँ एक बात, जब भी नदी जोड़ो योजना शब्द आता है तो अचानक वो होता है कि पर्यावरण का क्या होगा, नियमों का उल्लंघन होगा। वही नदी जुड़ेगी जो पर्यावरण के नियमों के अनुसार चलेगी। इसका तो ध्यान सब पर्यावरण के नियम कई बार विरोधी भी तो हम विकास विरोधी, उनको बैलेंस कैसे बनाएंगे आप? अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है भारत की राजनीति में। इसके पहले मैं राजनीति में थी, सरकार में थी, और लेकिन जो एक नए प्रयोग, जो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि नए प्रयोगों की ओर चलो, इसलिए उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भंग किया। क्योंकि मनमोहन सिंह ने तो सारा काम ही 40 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर 50 हाँ, सारा काम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पर छोड़ दिया था। वो कुछ नहीं करते थे, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इसलिए उन्होंने हर चीज पे कह दिया कि मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। ये पहली बार हुआ है जब उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भंग की और हम लोगों को कहा कि आपस में कोऑर्डिनेशन करो। हम रोज बात करते हैं, हमारा इतना समन्वय है आपस में, हम समन्वय से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत क्विक रिजल्ट देने वाला गवर्नमेंट का एक गवर्नेंस का प्रयोग है जो मोदी जी कर रहे हैं। जैसे जितेंद्र सिंह जी मिनिस्टर बने, उन्होंने 370 खत्म होनी चाहिए, आपके मैनिफेस्टो में भी है। पहले है कि जब आपकी सरकार की मेजोरिटी आएगी आपकी पार्टी की तो आप इस एजेंडे को लेकर के चलेंगे। तो आपको लगता है कि 370 ये वगैरह जो है इसको प्रायोरिटी भी देनी चाहिए ना, जो आपका कोर एजेंडा है, जिसको बोलते हैं आपकी कमिटमेंट है। जहां पर जब मैं अब कैबिनेट मिनिस्टर हूं तो मुझे कैबिनेट में जब भी जो भी विषय आता है प्रधानमंत्री पूरा अधिकार देते हैं कि हम अपनी बात बोले। मैं यहाँ तो कुछ नहीं बोलने वाले, और मैं बोलती जरूर हूँ, हर विषय पे बोलती हूँ, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमी हूँ, बचपन से घूमी हूँ, कश्मीर गई हूँ, सब जगह गई हूँ, पूरे देश में गई हूँ, पूरी दुनिया में गई हूँ। लेकिन ये मेरे बोलने का फोरम तो नहीं है। अब मंदिर के बारे में आप इस मैं हर चीज पे बोलूंगी, लेकिन यहाँ नहीं बोलूंगी। मंदिर के बारे में आप नहीं बोलेंगे? आप, मैंने आपको पहले कहा ना, दुनिया में गई हूँ, लेकिन ये मेरे बोलने का फोरम तो नहीं है। अब मंदिर के बारे में आप इस मैं हर चीज पे बोलूंगी, लेकिन यहाँ नहीं बोलूंगी। मंदिर के बारे में आप नहीं बोलेंगे? आप, मैंने आपको पहले कहा ना कि हम अपना हर विषय पे पहले बोलती थी, कैबिनेट में थी। हाँ, क्योंकि कैबिनेट में हमको हर विषय पे बोलने की आजादी है। प्रधानमंत्री पहले थी तब आप बोलती थी? नहीं, जब हम अटल जी की सरकार में बोलती थी आप पहले का रिकॉर्ड उठा करके देख लेना। मैं अपने विषय की मर्यादा का, यहाँ भी हमको बोलने की आजादी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे प्रभु चावला को नहीं बोलना है। क्यों आपको लुत्फ लेने का मौका नहीं लुत्फ का ले रहा हूँ मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप जिस बात में विश्वास करती हैं उसको उसके ऊपर अभी विश्वास है, या कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आपके ऊपर विश्वास खत्म हो गया? ये एजेंडा आज हमारा। आपको जो आप लोगों को, आप मुझे माफ करना, बुरा नहीं मानना, नहीं, आप लोगों को जो स्वभाव बन गया है ना, हम लोगों को नीचा दिखाना, हम लोगों के बारे में कोई भी टिप्पणी कस देना, और हम अपनी सफाई देते रहे करते रहे, वो अब मैं कुछ नहीं करने वाली। ये अभी कई चीजें से जैसे कंट्रोवर्सी उठ रही है आपके, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी उठ जाती है। जैसे व्यापम में आपका नाम आ गया, उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आई, तो मध्य प्रदेश मेरा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, उन्हीं का आया, एसटीएफ का, मेरा नहीं आया। उसमें आप वहां पर लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर चुनाव जीतने के बाद छवि कई बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की धूमिल पड़ती चली जाती है। ये आपको लगता नहीं परेशानी होती है आपको काम करने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। लोकसभा का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, व्यापम की जांच पहले बैठ गई, उसमें आरएसएस के लोगों का नाम आया, सरसंघचालक का नाम आ गया। हमने मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीटें जीती है। व्यापम का मामला बहुत पहले आ गया, 2013 हाँ, उसका फर्जीवाड़ा पूरा पकड़ा गया। उसके बाद नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले आ गया। एक्चुअली विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस बीच में आया है, और हमने वहां पर मतलब जन समर्थन इतना है, जनता ने इन अफवाहों का विश्वास नहीं किया। परिणाम ये निकला कि मैंने 173 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार मैंने दावा किया था कि हम 150 का आंकड़ा पार करेंगे, और हम 163 के आंकड़े पे पहुंच गए। लोकसभा में हमने 29 में से 27 रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने इस बार। जनता पूरी साथ। अभी एक जैसे स्वरूपानंद जी अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने कहा कि शिरडी बाबा को तो जो करते हैं हिंदू विरोधी हैं, ये हैं, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखो, हमारे देश में एक 4 संस्कृत के वाक्य हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता भगवान है, पिता भगवान है, गुरु भगवान है, और अतिथि भगवान है। तो अगर हम किसी को गुरु मानते हैं और उसमें अगर हम भगवान देखते हैं तो वो हमारी परंपरा में है। लेकिन कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। हमारे यहाँ जी कभी नहीं कहा, और बाबा ने कभी ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे भगवान कहो, और उसको कभी एंटरटेन नहीं किया होगा उन्होंने, उनके जमाने में उनको कहा भी नहीं होगा। धीरे धीरे लोगों के जीवन का, कई बार लोग डॉक्टर को नहीं कह देते कि आप तो भगवान हो मेरे, बचा ली मेरी जान बचा ली। तो लोग विपत्ति के मारे वहां जाते हैं, उनके संकट स्वरूपानंद जी ने कहा था, उसका तो कहना चाहिए था क्या उनको ऐसे? मैं तो स्वरूपानंद जी को बहुत आदर करती हूँ, मैं उनके बारे में कभी नहीं बोलती। बुजुर्ग आदमी हैं, शंकराचार्य हैं, और मेरे से आयु में इतने बड़े हैं,
तो मुझे अगर किसी बात पर उनसे डिसएग्रीमेंट होगा वहीं कह दूंगी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ उनके विचार से सहमत आएंगे नहीं आप? नहीं, मैं तो एक शेर सुनाऊंगी। सुनाइए। किबला हुजूर देखिए ये है कमाले आशिकी, जिसको सनम बना लिया उसको खुदा बना दिया। जिससे प्रेम होता है वो भगवान लगता है। तो साईं बाबा के भक्तों को साईं बाबा से प्रेम है, उन पे आस्था है, उनके कष्टों का निवारण हुआ है, उनको भगवान लगते हैं। लेकिन साईं बाबा के भक्तों ने ये नहीं कहा कि इनको 25वां अवतार घोषित करो। हमारे यहाँ जो 24 अवतार हैं तो उस लिस्ट में 25वां और ऐड कर दो, ये तो नहीं कहा ना। तब वो अपनी आस्था से उनको भगवान कह रहे। तो इसका मतलब ये स्वरूपानंद जी के कह रहे हैं कि उनका कहना नहीं चाहिए था, आपको लगता है? मैं स्वरूपानंद जी के बारे में प्रभु जो आप चाहते हैं ना, मैं वो नहीं बोलने वाली हूँ। मैं स्वरूपानंद जी पर टिप्पणी नहीं, क्योंकि स्वरूपानंद जी को फिर अपनी बात कहने का, आप आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी की जो बात करते हैं ना, इसको आप वामपंथियों तक सीमित मत करिए। उमा जी मंत्री बन गई है तो मैं मंत्री हूँ ना, वाकई ये तो हकीकत है। अब जो आपकी आस्था, अब मैं गंगामय हो गई, गंगामय हो गई। आप यूपी की सरकार को कितने नंबर देंगी 10 में से आप? मैं उत्तर प्रदेश को लेके जो बात मैंने कही थी जब परिणाम आ रहे थे कि हमें अपने लिए दुख नहीं है कि हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत चिंता और भय लग रहा है। और भय से मैं बहुत भय से ग्रस्त हूँ कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति बनेगी, अब आगे बहुत विकराल हो जाएगी। और सचमुच में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब तो आप डिसमिस क्यों नहीं कराती सरकार? कोई सरकार डिसमिस नहीं हो सकती। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गंगा की चर्चा की, सच में मुझे बहुत आनंद आया, आपको धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।